तो अगर कोई सिंगुलैरिटी उसके अंदर फंस जाए तो क्या करेंगे? तो उसके लिए भी कोशी ने कहा, कोशी क्या बोला कि भाई कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला ये लो। कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी ट्रिपल एस बी में पक्का सवाल आएगा, पक्का, एक से ज्यादा भी आएंगे। कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला यही कहता है कि अगर बाई चांस तुम्हारे क्लोज्ड कंटूर के अंदर, क्लोज्ड कर्व के अंदर क्या आ जाए तुम्हारा, एक डिसकंटिन्यूटी आ जाए, तो तुम क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो ये तुम्हारा रीजन है, ये तुम्हारा रीजन, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, और यहाँ पे मान लो x इज इक्वल टू ए है, या z इज इक्वल टू ए है, और ये तुम्हारा क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, इसको ट्रेवर्स करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये बात ध्यान रखना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है मैथमेटिक्स के अंदर, घड़ी से उल्टा चलना पॉजिटिव माना जाता है। जैसे एंगल में भी देखा होगा तुमने, एंगल में जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा, पॉजिटिव माना जाता है। मेरा मुंह कितना बड़ा लग रहा है आज कैमरे में, मोटा मुझे लग रहा है, फैट ही फैट हो गया मुंह पे, है ना? तो क्या कह रहा है, z इज इक्वल टू ए, अगर एक ऐसा पॉइंट है जो क्लोज्ड कर्व के अंदर है और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करें, बात ध्यान रखना, इसका रोल होता है, अगर किसी सवाल के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना तो उसको सीधा करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा के, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करा के उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो इवन हिंदू रिलीजन के अंदर भी जहां तक मुझे लगता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही पॉजिटिव माना जाता है। जनरली अगर हम कोई परिक्रमा करते हैं, है ना, ये धर्म स्पेसिफिक बात मैं बोल रहा हूँ, किसी धर्म को आहत करने की बात नहीं, पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हिंदू रिलीजन के अंदर हम कई बार घूमते हैं, है ना, वैसे तो और भी घूमते ही हैं, सभी घूमते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, सिख लोग भी घूमते हैं, मुस्लिम्स भी घूमते हैं, हिंदू भी घूमते हैं, तो मेरे को बाकी का तो पता नहीं, पर हिंदू रिलीजन के अंदर शायद इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है ना। जब हम किसी की परिक्रमा करते हैं या फिर फेरे लेते हैं शायद, तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही होते हैं, मैं श्योर न्यूज़पेपर जहाँ तक मेरे को लगता है ऐसा ही है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है। तो कहता है कि सपोज तुम एक इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हो, क्या तुमने इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया एफ जेड ओवर जेड माइनस ए रेस टू द पावर एन, ऐसा क्या किया तुमने, ये इंटीग्रेशन कैसे बनाया, पहली बात, या एन प्लस वन ले लो, एन प्लस वन डी जेड, यानी कि तुमने क्या किया, जेड माइनस ए वाला जो पार्ट है ना उसको अलग कर लिया और बाकी का जो फंक्शन बचा उसको एफ जेड बोल रहे हो, यानी कि ये फंक्शन तो कुछ और था भाई, जैसे मान लो वन ओवर जेड माइनस वन और जेड माइनस फाइव, ये है, ये है, और सिंगुलैरिटी जो है ना वो जेड माइनस वन पे आ रही है, वन पे सिंगुलैरिटी आ रही है ना, तो हमने क्या किया, जेड माइनस फाइव को अलग कर दिया और जेड माइनस वन को अलग कर दिया, इसको फिर मैं एफ जेड बोल रहा हूं, या मान लो जेड माइनस वन का स्क्वायर है, जेड माइनस वन का स्क्वायर ले लिया, तो ये जो हो गया तुम्हारा, ये वन ओवर जेड माइनस फाइव, ये क्या है, ये तुम्हारा एफ जेड है इसके अंदर। सबसे पहले एफ जेड सिलेक्ट करना आना चाहिए, एफ जेड क्या होगा, जो सिंगुलैरिटी वाले है उस पार्ट को छोड़ के जो फंक्शन बचा वो एफ जेड होगा। अब वो कहता है कि ये इंटीग्रेशन कैसे सोल्व होगा, जितनी डिग्री की सिंगुलैरिटी है, सिंगुलैरिटी एन प्लस वन ऑर्डर, मतलब अभी हम सिंगुलैरिटी को भी आगे डिस्कस करेंगे, सिंगुलैरिटी अलग अलग तरीके की होती है, रिमूवेबल पोल, सिंपल पोल, ये सब डिस्कस करेंगे। तो बाकी सिंगुलैरिटी की पावर एन प्लस वन है, तो इसमें से एक कम कर लो, कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो वो कहता है कि इस एफ जेड का क्या करो, एन टाइम्स डेरिवेटिव कराओ और उसके अंदर ए रख दो, इसका एन टाइम्स डेरिवेटिव कराओ, उसके अंदर ए रख दो और एन फैक्टोरियल से डिवाइड करा दो इसको, और टू पाई आयोटा से मल्टीप्लाई भी करा दो, टू पाई आयोटा से क्या करा दो, मल्टीप्लाई भी करा दो। अगर इतना काम तुम कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमारा कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला है। अब स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, अगर बाई चांस तुम्हारा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सी लगा लो, कि सी के ऊपर डिस्कशन है, एफ जेड ओवर सिर्फ जेड माइनस ए ही हुआ, है ना, सिंगुलैरिटी का ऑर्डर वन ही हुआ, सर ठीक सा नहीं दिख रहा, क्या सबको ये दिक्कत आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ब्लर आ रहा है क्या? यार मेरी तरफ से तो ठीक चल रहा है, शोभना भी कह रही है। देखो भाई, क्लास क्या ब्लर चल रही है या क्वालिटी में कोई इशू आ रहा है क्या, सबको आ रहा है? मेरे को चला के देखनी पड़ेगी। सही तो आ रहा है? रूबल कह रहा है बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, टीना भी कह रही है। तो तुम्हारे नेटवर्क में इशू है यार फिर इसका मतलब, हाँ, दीपिका भी कह रही है। तो ठीक है, अगर z माइनस ए की पावर वन है, यानी कि वन है, तो फिर n कितना हुआ तुम्हारा, जीरो हुआ, n कितना हुआ तुम्हारा, फिर जीरो हुआ। तो अगर यहाँ पे पावर वन है तो n की वैल्यू कितनी लेंगे, जीरो लेंगे, तो जब यहाँ जीरो रखेंगे तो ये सिंपली कितना बन जाएगा, सिंपली तुम्हारा ये टू पाई आयोटा बन जाएगा, सिंपली तुम्हारा ये कितना बन जाएगा, टू पाई आयोटा बन जाएगा, है ना। टू पाई आयोटा और एफ ए, ये भी लेना पड़ेगा ना, एफ ए, ये बन जाएगा। अगर हम क्या ले लें, सर सिंगुलैरिटी या डिसकंटिन्यूटी का सेंस में लिया जाता है, हाँ वही वही बात है, जहाँ पे सिंगुलर होगा वहाँ कॉन्टिन्यूस भी नहीं हो सकता फंक्शन, है ना आदर्श। तो टू पाई आयोटा इंटू में एफ ऑफ ए, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा,
इंटीग्रेशन होगा। जैसे कि मैं तुमसे एक इंटीग्रेशन पूछूं, जैसे कि अगर मैं तुमसे एक आधा क्वेश्चन करूं, जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं हम, देखो कुछ इस पे से 4-5 सवाल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये देखो, द वैल्यू ऑफ 2z क्यूब ओवर z माइनस 2 की पावर 4 dz along mod of z is equal to 3 taken एंटी क्लॉकवाइज, टेकन एंटी क्लॉकवाइज इज, बताओ। तो हाँ, ये डेरिवेटिव है, ये nth डेरिवेटिव है, ये nth डेरिवेटिव है, ठीक है, ये nth डेरिवेटिव की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे nth डेरिवेटिव की बात हो रही है। यहाँ पे हम सिंपली फंक्शन में ही a रख देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली फंक्शन में ही a रख देंगे, ठीक है। देखो एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, अगर क्लॉकवाइज होगा तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करा लेंगे। ऑप्शंस है, एक बार ट्राई करो, 4 पाई आयोटा, दूसरा ऑप्शन है 2 पाई आयोटा, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 3 पाई आयोटा। करके देखो, करके देखो सवाल, 1 मिनट में हो जाना चाहिए, 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। भावना का आदर्श का आ गया, भावना और आदर्श का आ गया है। सबसे पहले सिंगुलैरिटी चेक करो, क्लोज्ड कर्व के अंदर है भी कि नहीं है। ये जो तुम्हें क्लोज्ड कर्व दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये जो हमें क्लोज्ड कर्व दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, तो ये क्लोज्ड कर्व है, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3 है और सेंटर क्या है, ओरिजिन है, सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, ये सर्कल दिया हुआ है। अब जो z इज इक्वल टू 2 पॉइंट है वो आएगा ना इसके अंदर, 2 इसके अंदर आ जाएगा, ये क्या है 3,0 है, ये क्या है 3,0 है। मुशाहिद नमस्ते, ये क्या है 3,0 है, तो आ रही है इसके अंदर। अब यहाँ पे ये क्या है, 4 पावर है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे एफ जेड का काम कौन कर रहा है, एफ जेड का काम कर रहा है 2z क्यूब, एफ जेड का काम कौन कर रहा है 2z क्यूब कर रहा है। तो इसका मुझे 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसका मुझे कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 3 बार, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बनेगा कितना, 2 पाई आयोटा, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, उसके अंदर a रखेंगे और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, यही बनेगा, यही बनेगा थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो इसका 3 बार डेरिवेटिव करो पहले, तो एफ डैश जेड कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक बार करोगे तो 6z स्क्वायर, एफ डबल डैश जेड कितना हो जाएगा 12z, और एफ ट्रिपल डैश जेड कितना हो जाएगा 12। इसके अंदर अगर तुम क्या रख दोगे, क्या है तुम्हारी सिंगुलैरिटी 2 है, 2 भी रख दोगे तो ये 12 ही रहेगा, ये क्या रहेगा 12 ही रहेगा। तो हमारा जो ये है क्या बन जाएगा, 2 पाई आयोटा इंटू 12 अपॉन में 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई आयोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई आयोटा इज द राइट आंसर, होनी का भी आंसर है, समझे। और करेंगे अभी, अभी और करेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ एक पॉइंट डाल लो, इन केस ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन the integral is taken as negative, the integral is taken as negative, इंटीग्रल नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन द इंटीग्रल इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज होगा तो ये ध्यान रखना कि इंटीग्रल को नेगेटिव ले लेंगे। और देखो अच्छे से क्लियर करो इस कंसेप्ट को, ठीक है। ये देखो द वैल्यू ऑफ z स्क्वायर प्लस 2z बार का स्क्वायर dz along mod of z is equal to 1 taken anti clockwise, टेकन एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है 4 पाई आयोटा, दूसरा ऑप्शन है 2 पाई आयोटा, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है 1। बोलो। क्या इसकी कोई सिंगुलैरिटी दिख रही है तुम्हें, क्या इसकी तुम्हें कोई सिंगुलैरिटी दिख रही है इस इंटीग्रल की, बताओ। क्या इस इंटीग्रल की कोई सिंगुलैरिटी है डिवीजन में कुछ जिस पे ये डिफाइन ना हो रहा हो, बोलो। अगर दिख रही है तो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो कॉशी थ्योरम लगाओ। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो सिंगुलैरिटी आएगी या सिंगुलैरिटी नहीं आएगी, इतनी सी बात है।
नहीं आ रही ना, साफ दिख रहा है, कोई सिंगुलैरिटी नहीं आ रही है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में अंकित कंफ्यूज होना ही नहीं। अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेना है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेना है। जैसे एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया तो ये इंटीग्रल पॉजिटिव आ गया। अगर बाई चांस क्लॉकवाइज बोलता है तो इसके आगे माइनस लगा देना, बस इतना ही, कंफ्यूज क्या होना है ना। इसको हम ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज को, इस कर्व को, ये कह रहा है बस वो। क्या आ रही है कोई इसकी सिंगुलैरिटी? z इसके अंदर से कोई भी z लोगे तो कहां नहीं डिफाइन होगा, आराम से डिफाइन होगा, क्या दिक्कत है इस फंक्शन में? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा फिर? 0। इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा? 0 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कह रहा इवेल्युएट, एक ही लाइन में तीनों आंसर लिख के बताएंगे मुझे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्पेस देके। अलोंग अलोंग द, पहले ऑप्शन में सर्कल मोड z इज इक्वल टू 1, दूसरा सर्कल मोड z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2, सॉरी 2, थर्ड सर्कल मोड z इज इक्वल टू 4। करो ट्राई। नहीं हुआ? के फैक्टर बनाए नीचे वाले के, सिंगुलैरिटी नहीं दिख रही होगी शायद, सिंगुलैरिटी नहीं दिख रही होगी शायद, है ना। तो क्या करो, 4 को क्या लिख सकते हो? क्या मैं 4 को जेड स्क्वायर प्लस 4 है, क्या मैं जेड स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं जेड स्क्वायर प्लस 4 को जेड स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बताओ, बोलो। क्या मैं 4 को 2 आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं ना। तब जाके तुम्हें सिंगुलैरिटी दिखनी शुरू होगी, डी जेड ओवर जेड स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। क्योंकि यहां पे बात बन सकती है, ऑप्शन नहीं है ये। अरे ये 3 सवाल हैं, ये 3 सवाल हैं। ऑप्शन कह रही है गगन और भावना, कह रहे हैं ऑप्शन 2। अरे सवाल पूछा है, इन तीनों के अलोंग इंटीग्रेशन करा रहा है। अब इसके नीचे फैक्टर बन जाएंगे, जेड माइनस 2 आयोटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जेड प्लस 2 आयोटा, जेड माइनस 2 आयोटा और जेड प्लस 2 आयोटा, ये है ना। अब इसकी सिंगुलैरिटी दिख गई, -2 आयोटा और +2 आयोटा। अब करो इसको, ठीक है। पहला
पहला क्या कह रहा है कि मोड z इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब इसकी सिंगुलैरिटी चेक करो जरा, क्या आ रही है इसके अंदर कोई सिंगुलैरिटी? ये क्या है, ये 1 यूनिट का सर्कल है, ये क्या है, 1 यूनिट का सर्कल है। क्या इसके अंदर -2 आयोटा और +2 आयोटा आएगा? -2 आयोटा कहाँ मिलेगा? -2 आयोटा मिलेगा यहाँ, ये -2 आयोटा है, और ये क्या है, +2 आयोटा, दोनों बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, ये वाला पॉइंट आयोटा मिलेगा, ये वाला पॉइंट माइनस आयोटा मिलेगा, ये वाला पॉइंट 1 मिलेगा, ये वाला पॉइंट -1 मिलेगा, तो बाहर है। तो ये फंक्शन है क्या है, बढ़िया तरीके से डिफाइंड है ना। तो ये तुम्हारा अच्छे से फंक्शन इसके अंदर डिफाइन हो रहा है, कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन तुम्हारा 0 आएगा, ठीक है, कोशिश थ्योरम लग जाएगी। दूसरा देखो, सेकंड वाला सीख लो इसको अच्छे से, इसको अच्छे से सीख लो। दूसरे वाला क्या कह रहा है कि आयोटा से, आयोटा पॉइंट कहां मिलेगा, 0 आयोटा, 0 आयोटा, आयोटा पॉइंट तुम्हारा यहां मिलेगा, 1 यूनिट ऊपर, 1 यूनिट ऊपर आयोटा मिलेगा। उसको सेंटर मान के 2 यूनिट का सर्कल खींचना है, इसको सेंटर मान लो और क्या करो, 2 यूनिट का सर्कल खींच दो, जिसकी रेडियस कितनी हो, 2 हो। क्या कर दो, 2 यूनिट का सर्कल खींच दो, खींच दिया। अब इसके अंदर देखो सिंगुलैरिटी गई कि नहीं, देखो अगर ये तुम्हारा आयोटा है तो 1 यूनिट ये और 1 यूनिट नीचे, सॉरी यहां से यहां तक की ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 2 यूनिट का है, तो ये 2 की हो गई, ठीक है। ये कितनी हो गई, 2 की, तो 1 यूनिट तो यहां खर्च हो गई और 1 यूनिट यहां खर्च हो गई, तो ये वाला कितना कोऑर्डिनेट बन रहा है, 0 माइनस आयोटा, ये वाला माइनस आयोटा है। और यहाँ पे 2 यूनिट ऊपर खर्च करोगे तो ये वाला पॉइंट कितना बनेगा, 2, तो 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, 3 आयोटा आ जाएगा। तो गई कोई सिंगुलैरिटी इसके अंदर, बताओ। एक सिंगुलैरिटी चली गई 2 आयोटा वाली, यहाँ पे 2 आयोटा फंस गया ना इसके अंदर, ये वाली तो बाहर है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ये 2 आयोटा वाली जो सिंगुलैरिटी है ये आ गई, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है इसके अंदर जो एफ जेड बन जाएगा तुम्हारा, इसके अंदर एफ जेड बन जाएगा 1/z + 2 आयोटा, ये हमारा एफ जेड बन जाएगा। ये वाला क्या बन जाएगा, एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 2 आयोटा, एफ जेड इज इक्वल टू जेड + 2 आयोटा। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 1 ऑर्डर रखा है, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, ये जो इंटीग्रेशन बनेगा 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए, ये बनेगा, कुछ नहीं करना है, 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए। इस फंक्शन के अंदर बस जेड की जगह 2 आयोटा रखना है और कुछ नहीं करना। तो इस फंक्शन के अंदर जब ए की जगह 2 आयोटा रखोगे तो 2 आयोटा + 2 आयोटा कितना हो जाएगा, 4 आयोटा, तो 2 पाई आयोटा इंटू में 1/4 आयोटा, तो आयोटा से आयोटा कट जाएगा और 4 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, π/2, कितना आ जाएगा तुम्हारा, π/2 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, कितना आ जाएगा, π/2। सेकंड वाले का जो आंसर है वो बनेगा π/2। थर्ड वाले का, इसके अंदर सिंगुलैरिटी है कि नहीं, देखो इसकी रेडियस 4 यूनिट्स की है, इसकी रेडियस कितने की है, 4 यूनिट्स की, यही था ना। हाँ, तो सेंटर तो इसका ओरिजिन ही है, सेंटर तो इसका क्या है, ओरिजिन ही है, बट इसकी रेडियस कितनी है, 4 है, रेडियस कितनी है, 4 यूनिट है। मान लो ये सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है, 4 यूनिट्स की है। अगर इसकी रेडियस 4 यूनिट्स की है, एक तो जाएगा यहाँ, ये तो हो गया 4 आयोटा, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, माइनस का 4 आयोटा। अब इसके अंदर दोनों गई, इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर दोनों की दोनों सिंगुलैरिटी चली गई, ठीक है। अब जब एक से ज्यादा सिंगुलैरिटी चली जाती है तो हम क्या करते हैं, 2 पाई आयोटा सबको ऐड कर लेते हैं, 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल इंटू एफ डैश, एफ nth ऑर्डर का डेरिवेटिव, इसके लिए भी जोड़ लेंगे और दूसरे वाली जो आएगी उसके लिए भी जोड़ देंगे, मतलब सबके लिए ऐड कर देंगे, समझ रहे हो बात को। सब सारी निकाल के अलग अलग इंटीग्रेशन को ऐड कर देते हैं, ये कंसेप्ट आगे सीखेंगे, इसको रेजिड्यू निकालना बोलते हैं, ठीक है। अब एक से ज्यादा चली गई क्योंकि 2 आयोटा भी यहाँ आ गया और -2 आयोटा भी आ गया इसके अंदर, तो दोनों के लिए पहले अलग अलग निकालो, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो 2 पाई आयोटा बनेगा, तो यही 2 पाई आयोटा एफ डैश, अटक, आर वी लाइव, क्या हम लाइव है, इधर से यार ये डिस्कनेक्ट हो रहा है बारी बारी, बताओ जल्दी से, क्लास रुक गई है, अभी आ रही है, क्लास में बफरिंग हो रही है, हाँ मेरे को भी लग रहा है कुछ समस्या हो रही है एकदम से। अभी आ रहा है लाइव, देखो अभी लाइव चल रहा है, अभी ठीक है, ठीक है। वो कुछ इशू हो गया था, मेरे को दिखा वहाँ पे डिस्कनेक्टेड लिखा आया था, पता नहीं एकदम से नेटवर्क चले गया था कि क्या हो गया था, शायद नेटवर्क चला गया था मे बी। तो कहाँ तक नहीं सुना, ये वाली चीज़ पता लगी, ये वाली चीज़ पता लगी या नहीं पता लगी, ये वाली चीज़ पता लगी, बताओ, क्या ये वाली बात पता लग गई थी, क्या ये वाली बात पता लगी, नहीं पता लगी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो हमारा ये कर्व है ना सर्कल वाला, इसके अंदर दोनों सिंगुलैरिटी जा रही है, इसमें तो एक भी नहीं जा रही थी, इसमें तो एक भी नहीं जा रही थी, इसके अंदर एक जा रही थी, इसके अंदर दोनों सिंगुलैरिटीज जा रही हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जब दोनों सिंगुलैरिटीज जाती है ना,
जब क्या होता है, जब दोनों सिंगुलैरिटीज जाती है तो हम उन सबका अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल कर उनको जोड़ देते हैं। ये कंसेप्ट हम आगे देखेंगे, इसको रेजिड्यू की तरह पढ़ेंगे। तो सबकी अलग अलग रेजिड्यू निकाल के जोड़ देते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना। इस सिंगुलैरिटी के लिए अलग से लगा देना है कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, और इस सिंगुलैरिटी के लिए अलग से लगा देना है कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, और सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना। अगर और भी होती तो उनको जोड़ के और फिर सीधा सा ऐड कर देते इंटीग्रेशन। तो इस सिंगुलैरिटी के लिए इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 2 आयोटा, यही बनेगा, एक ही ऑर्डर का था ना। और ये क्या बनेगा, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ -2 आयोटा, ये बनेगा। 2 पाई आयोटा को तो चाहे कॉमन बाद में निकाल लेना। एफ ऑफ 2 आयोटा कितना आएगा, एफ ऑफ 2 आयोटा, इसके लिए जो है एफ ऑफ 2 आयोटा, इसके लिए हमने एफ ऑफ 2 आयोटा, 2 आयोटा यहां से ये वाली सिंगुलैरिटी है, इसके लिए एफ जेड मैंने ये माना है, इसके लिए एफ जेड मैंने ये कंसिडर किया है। तो इसके अंदर अगर मैं 2 आयोटा लिख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा, 2 पाई आयोटा इंटू 1/4 आयोटा, समझ रहे हो। प्लस में 2 पाई आयोटा और -2 आयोटा, ये कौन सी सिंगुलैरिटी है, वही तो बता रहा हूं यार। जब 2 पाई वाली सिंगुलैरिटी थी, 2 पाई वाली सिंगुलैरिटी थी, 2 पाई वाली सिंगुलैरिटी यहां से आ रही थी, 2 पाई वाली जो सिंगुलैरिटी थी वो कहां से आ रही थी, यहां से आ रही थी। तो एफ जेड फिर ये वाला काम कर रहा था, है ना। तो 2 पाई वाली सिंगुलैरिटी के लिए एफ जेड ये वाला काम कर रहा है, ये वाला, है ना। तो मैंने इसके अंदर 2 पाई रख दिया, इसके अंदर मैंने 2 पाई रख दिया, तो 2 पाई 2 पाई 4 पाई बन गया। अब जब ये वाली सिंगुलैरिटी है -2 आयोटा वाली, -2 आयोटा वाली सिंगुलैरिटी है, तो इसके लिए एफ जेड इसमें से बनेगा क्या, 1/z -2 आयोटा, ये एफ जेड बनेगा। ये किसके लिए बन रहा है, ये वाला तो बन रहा है 2 आयोटा के लिए, ये वाला बन रहा है -2 आयोटा के लिए, समझ रहे हो। तो -2 आयोटा फिर मैं इसके अंदर रखूंगा, कितना हो जाएगा, -2 आयोटा रखेंगे, चल भाई आगे, माइनस का 1/4 आयोटा, नीचे माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों सेम है, कट के कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये दोनों सेम है, कट के कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही, बोलो। क्या ये बात सभी को समझ में आई, और करेंगे अभी, अभी तुम्हें थोड़ा कम क्लियर हुआ है, समझ आ गया सभी को, बताओ। ये तीनों सवाल समझ में आ गए, ये तीनों समझ में आएंगे तो बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, एक और करते हैं, तीसरा है कि चौथा है, फोर्थ हो गया। कह रहा है इवेल्युएट साइन जेड ओवर जेड माइनस पाई रेस टू द पावर 2 डी जेड, इसका आंसर सब बताएंगे, ओवर मोड जेड इज इक्वल टू 2 पाई एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ए ऑप्शन है माइनस का 2 पाई आयटा, बी ऑप्शन है 2 पाई आयटा, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है 4 पाई आयटा, बोलो। आदर्श ने कर दिया, नहीं यार सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। आदर्श कह रहा है ए, मोनी कह रहा है 0, गूगल भी कह रहा है ए, सिमरन कह रही है बी। ढंग से करो यार, ढंग से करो, ढंग से करो। तो लास्ट जैसा एक क्वेश्चन और दीजिए, ठीक है। मैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे सवाल लिख दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख दूंगा लास्ट में, क्लास खत्म करने के बाद लिख दूंगा, आंसर्स उनके साथ लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो रीजन देखेंगे। सिंगुलैरिटी क्या बन रही है, पाई, सिंगुलैरिटी पाई बन रही है। सिंगुलैरिटी क्या बन रही है, पाई बन रही है ना? तो ये वाला जो है यहाँ से क्या है, 2 पाई रेडियस का है, यहाँ पे -2 पाई है, यहाँ पे क्या है 2 पाई आयटा है, यहाँ पे क्या है -2 पाई आयटा है। तो हमारी सिंगुलैरिटी तो पाई है, वो तो यहीं मिल जाएगी। हमारी तो सिंगुलैरिटी क्या है, पाई है, वो तो यहीं मिल जाएगी, है ना।
ठीक है, तो सिंगुलैरिटी तो है, यानी कि इंटीग्रेशन क्या बनेगा 2 पाई आयोटा एफ डैश जेड, जेड क्या है एफ डैश पाई है, और अपॉन में 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, एफ एफ जेड क्या है तुम्हारा यहाँ पे साइन जेड है, एफ डैश जेड क्या हो जाएगा साइन जेड का डेरिवेटिव कोस जेड हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, एफ डैश पाई निकालना है। एफ डैश पाई कितना होगा तुम्हारा कोस पाई, जो कि हो जाएगा -1। तो यहाँ पे -1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 पाई आयोटा। ए इज द राइट आंसर। समझ गए, बोलो आए ना, हो जाएगा। हम्म, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये तुम्हें रटने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये रट लेने हैं, बाई नेम रट लेने हैं। क्या कर लेने हैं, नाम के साथ रट लेने हैं। पहला, मेरे को याद नहीं है, क्या कहता है, मोरेरास थ्योरम। मोरेरास थ्योरम क्या कहती है, देखो, कहता है if fz is continuous in a simply connected region R and for every simple closed curve in R this, तो ये होगा। देखो क्या कहता है अगर f continuous है, if f is continuous, ये एक तरीके से उसका उल्टा करने की कोशिश कर रहा है। मोरेरा ने क्या काम किया, हम ये कहते हैं ना कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कॉन्टिन्यूस तो होगा, पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, है ना। कहता है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा, तो ये उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, कहता है इफ एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस in a simply connected region R, simply connected region R, and for every simple curve, and for every simple curve, हर एक सिंपल कर्व लोगे इसके अंदर, इन आर के अंदर, उसके ऊपर फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है ना वो जीरो बन रहा है, के ऊपर जो फंक्शन का इंटीग्रेशन है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे देन एफ जेड इज एनालिटिक इन आर, देन एफ जेड इज एनालिटिक इन आर। तो एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा आर के अंदर। ये तो फर्स्ट रिजल्ट है। दूसरा, दूसरा Cauchy's inequality, Cauchy की इनिक्वलिटी देखो क्या कहती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, क्या कहता है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक, इफ एफ जेड इज एनालिटिक inside, if fz is analytic inside and on a circle, if fz is analytic inside and on a circle, if fz is analytic inside and on a circle with center, with circle of radius r and centered at z is equal to a, then nth डेरिवेटिव का क्या कोशिश कर रहा है, बता रहा है nth डेरिवेटिव किससे बाउंडेड होगा। कह रहा है कि जो उसका nth डेरिवेटिव होगा ना a के ऊपर, कह रहा है कि अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है एक सर्कल के ऊपर, है ना, और उस सर्कल के अंदर भी जहां पे उस सर्कल का सेंटर कितना है, a के ऊपर है ना, सेंटर एट z इज इक्वल टू a, तो उसके ऊपर जो फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, m इंटू एन फैक्टोरियल। जो डेरिवेटिव होगा वो बाउंडेड होगा किससे, ओवर r रेज टू द पावर n से। ठीक है, वेयर वेयर n क्या होगा तुम्हारा 0 1 2, और m क्या है, m इज ए कॉन्स्टेंट, m क्या है तुम्हारा कॉन्स्टेंट है, सच दैट, अभी मैं इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा, सच दैट एफ डैश जेड जो है ना वो m से बाउंडेड है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि m क्या है, m तुम्हारा अपर बाउंड है, m इज अपर बाउंड ऑफ m ऑन c। देखो क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल कंसीडर करो, मैंने कह दिया मान लो एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड है, एफ जेड इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा साइन जेड है, ये है मान लो। अगर एफ जेड तुम्हारा साइन जेड है और मान लो मैंने कह दिया कि ऑन तो nth ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा a के ऊपर, और मैं क्या कह रहा हूं, जैसे कि मान लो मैंने कह दिया ऑन z माइनस टू का z माइनस टू इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये दे दिया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कह रहा हूं कि देन f
का सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो बताओ किससे बाउंडेड होगा, इज बाउंडेड बाय। मान लो मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, मैंने कह दिया कि बताओ जो एफ का डबल डेरिवेटिव है वो किस चीज से बाउंडेड होगा, ये पूछ रहा है ना। तो ये कैसे करेंगे, देखो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए रिजल्ट, सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो बाउंडेड होना चाहिए m इंटू में 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और अपॉन में r जो रेडियस है r, क्या होना चाहिए। एफ जेड तुम्हारा साइन जेड है, ठीक है, और m क्या होगा, m तुम्हारे एफ जेड का अपर बाउंड होगा। m क्या है, तुम्हारे फंक्शन का अपर बाउंड है, तो हमारे फंक्शन का अपर बाउंड क्या होगा ये बताओ। क्या हमारा फंक्शन बाउंडेड है, उसका अपर बाउंड क्या लेंगे बोलो। अगर इस फंक्शन का मैं अपर बाउंड लूँ साइन जेड का, तो हमें पता है ना कि साइन जेड का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा m का काम कर रहा है, m का काम 1 कर रहा है। दूसरी बात, साइन जेड जो है ना वो एनालिटिक है, साइन जेड तो एंटायर फंक्शन है, साइन जेड तो एंटायर फंक्शन है, पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है, समझ रहे हो। तो वो देखने की जरूरत ही नहीं है कि वो एनालिटिक था कि नहीं था। तो m की वैल्यू तो कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। सेंटर कितना है इसका, सेंटर, सेंटर बताओ। एफ डैश जेड नहीं, एफ डैश 2 पूछना था ना ए के ऊपर, तो फंक्शन का जो 2 के ऊपर डेरिवेटिव है वो किस किस से बाउंडेड होगा ये पूछना था, है ना। क्या कहता है, एफ एन एथ ऑर्डर का जो यहाँ पे जेड आना चाहिए ना, यहाँ पे जेड आना चाहिए ना, नहीं यार, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ही कह रहा है ए के ऊपर। तो यहाँ पे एफ डबल डैश 2 पूछ रहा है वो किससे बाउंडेड होगा, एफ डबल डैश 2 जो है ना वही पूछ रहा है वो किससे बाउंडेड होगा। तो एम की वैल्यू तो 1 है, रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस इसकी 3 है, R3 है तुम्हारा, ठीक है। तो एफ डबल डैश 2 का जो मोड होगा वो किससे लेस देन इक्वल टू रहेगा, एम की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 2 फैक्टोरियल है और आर की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करो, एफ डैश जेड आएगा कोस जेड और एफ डबल डैश जेड कितना आएगा, माइनस का साइन जेड, ये आएगा। तो अगर मैं एफ डबल डैश 2 निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 2, ये हो जाएगा। पर मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है यार इसके अंदर, हम ये कोई कॉन्स्टेंट्स का नंबर थोड़ी ना रखना चाह रहे हैं यहाँ पे, इससे फायदा क्या है। यहाँ पे ना ये ए मेरे को लग रहा है बुक वाले ने गलत लिखा हुआ है, हम एन एथ ऑर्डर का डेरिवेटिव ही देखना चाहते हैं किससे बाउंडेड होगा। इसको ना तुम सही करो, मेरे को बुक में गड़बड़ लग रही है। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये जेड ही आएगा, कॉन्स्टेंट का क्या बाउंडेड देखेंगे, बेवकूफी वाली बात है। कॉन्स्टेंट चीज का बाउंडेड होना क्या देखेंगे, तुम खुद सोचो। तो यहाँ पे एफ एन एस एफ एन जेड करो, एन एथ ऑर्डर का जो हमें ना ये देखना चाह रहे हैं वो एन एथ ऑर्डर का डेरिवेटिव किससे बाउंडेड होगा, जो एन एथ ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो किससे बाउंडेड होगा। तो ये सिंपली तुम्हारा क्या बन जाएगा, एफ डबल डैश जेड बन जाएगा, ये करने की भी जरूरत नहीं है, हमें यही देखना है कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव किससे बाउंडेड है। तो यही बनेगा बस, ठीक है। लेस देन इक्वल टू एम की वैल्यू तो हो गई तुम्हारी 1, एन की वैल्यू हो गई तुम्हारी 2 फैक्टोरियल और अपॉन में हो गया 3, अपॉन में हो गया 3। तो जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा ना इस फंक्शन का, उसका अपर बाउंड 2/3 मिलेगा। तो जब भी कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि तुम खुद सोचो कांस्टेंट वैल्यू का बाउंडेड होना क्या देखोगे, कांस्टेंट वैल्यू तो खुद ही बाउंडेड है, उसका क्या बाउंडेड होना देखेंगे। समझ आ रही बात, तो इस तरीके से थ्योरम लगेगी। हम्म, अगला, आर की पावर 2, कुछ और भी था क्या, आर की पावर एन था क्या, सॉरी आर की पावर एन था, हाँ ये भूल गया मैं, आर की पावर एन था तो आर की पावर 2 होगा, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव जो होगा वो 2/9 से बाउंड करेगा, ठीक है। आर की पावर एन है यहाँ पे, और ध्यान रखना आर की पावर एन है, वो एन छोड़ दी मैंने, एन की वैल्यू 2 लेनी है, ठीक है। थर्ड, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आएगी अगर आएगी तो, लियोविल्स थ्योरम। लियोविल्स थ्योरम क्या कहती है, लियोविल्स थ्योरम कहती है कि एवरी, क्या कहती है, एवरी एंटायर बाउंडेड फंक्शन, एवरी एंटायर, क्या कहती है, एवरी एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट, एवरी एंटायर फंक्शन इज, एवरी एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट। क्या कहता है, इस दुनिया में अगर कोई भी ऐसा एंटायर फंक्शन है जो बाउंडेड है तो फिर वो कांस्टेंट होगा, एवरी एंटायर फंक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। एवरी एंटायर फंक्शन इज, एवरी एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट। अगर इस दुनिया में कोई भी एंटायर फंक्शन है जो बाउंडेड भी है तो वो कांस्टेंट मिलेगा फिर ठीक है। अब इसका उल्टा उल्टा पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसका नेगेशन बताओ, नेगेशन बोलो, इसका नेगेशन बोल के बताओ क्या होगा, उल्टा कर दो सब कुछ, उल्टा कर दो सब कुछ।
अरे उल्टा करना है, उल्टा नेगेशन, नेगेशन में क्या करते हैं हम उल्टा करते हैं। नेगेशन कैसे लिखेंगे, नॉन कांस्टेंट, उसका उल्टा करो, उधर से ले आओ और उल्टा कर दो, नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, जो नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन होंगे इज अनबाउंडेड। उल्टा कर दिया कि अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट हुआ, एंटायर है, और वो क्या होगा फिर अनबाउंडेड, क्योंकि बाउंडेड एंटायर फंक्शन कांस्टेंट है। बाउंडेड एंटायर फंक्शन, इसको एंटायर बाउंडेड की जगह बाउंडेड एंटायर लिखो, ज्यादा बेटर लगेगा। एवरी बाउंडेड एंटायर फंक्शन इज, कह रहा है बाउंडेड अगर है एंटायर फंक्शन तो वो कांस्टेंट होगा, बाउंडेड है एंटायर फंक्शन तो वो कांस्टेंट होगा। तो कह रहा है अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो फिर वो अनबाउंडेड होगा। ठीक है, बाउंडेड है अगर एंटायर फंक्शन तो कांस्टेंट होगा, अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो फिर वो अनबाउंडेड होगा। इसका उल्टा पूछ लेता है कई बार। ठीक है, तो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, पिकार्ड्स थ्योरम और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये लिख दूं, पिकार्ड्स थ्योरम। पिकार्ड्स थ्योरम क्या कहती है, कहता है नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, जो नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन होंगे, ऐसे ही जो नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन होंगे, ओमिट्स एट मोस्ट वन वैल्यू, एट मोस्ट वन पॉइंट, वन वैल्यू लिखता है कि वन पॉइंट, एट मोस्ट ओमिट्स एट मोस्ट वन वैल्यू इन, ये इसका क्या मतलब है देखो, कहता है अगर नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है ना, तो उसकी जो कोडोमेन होगी ना, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर में से ज्यादा बस एक एलिमेंट छूटेगा, नहीं तो सारे वैल्यूज कवर करेगा। नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन जो है वो ओमिट करता है, छोड़ देता है ज्यादा से ज्यादा एक वैल्यू कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, एक वैल्यू छोड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल तुम्हें दूं, एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब हो सकता है या तो छोड़ेगा ही नहीं, सारी की सारी वैल्यूज लेगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक वैल्यू छोड़ेगा। ठीक है, समझ आ रही बात। हम्म, तो देखो जैसे कि ई रेस टू द पावर जेड है, ई रेस टू द पावर जेड जो है ना, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये नॉन कांस्टेंट भी है और एंटायर फंक्शन भी है। कांस्टेंट तो नहीं है, एंटायर भी नहीं, एंटायर है, हर जगह इसका डेरिवेटिव हो सकता है, बस इसकी पूरी की पूरी जो आउटपुट आएगी उसके अंदर कॉम्प्लेक्स माइनस जीरो आएगा बस। तो इसने ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू छोड़ी, एक वैल्यू छोड़ी, इसने ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू छोड़ी, बस एक वैल्यू छोड़ी, इस तरीके से। तो नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन की जो रेंज होगी ना, वो या तो ये लिख सकते हो, और मैं सिंपल सी बात कह सकता हूँ, या तो उसकी जो रेंज होगी वो पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन होगी, या तो रेंज पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन होगी, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में से कोई एक एलिमेंट छूट जाएगा, बस यही हो सकती है। एक से ज्यादा एलिमेंट उसकी डोमेन में से नहीं छूटेंगे, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे, ये पिकार्ड थ्योरम हो गई। हाँ, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, मिनिमम मॉडुलस थ्योरम, बस ये। और देखो मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम क्या कहती है देखो, क्या कहता है कि इफ एफ जेड इज नॉन कांस्टेंट, अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है, if fz is a non-constant analytic function inside and on a closed curve। ठीक है, एक हमारा फंक्शन है जो नॉन कांस्टेंट है और वो एनालिटिक भी है, इनसाइड और ऑन ए क्लोज्ड कर्व। ठीक है, ऑन ए क्लोज्ड कर्व सी, ऑन ए क्लोज्ड कर्व सी एंड एफ जेड इज नॉट इक्वल टू, या फिर ये बोलो एफ जेड इज नॉट आइडेंटिकली कांस्टेंट, ये बोल दो इज नॉट आइडेंटिकली कांस्टेंट। इसका मतलब समझाऊंगा मैं क्या कह रहा है, इज नॉट आइडेंटिकली कांस्टेंट, देन mod of fz attains its maximum value at the boundary of C, maximum value at boundary of C। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अगर एक फंक्शन है जो नॉन कांस्टेंट है, क्या है फंक्शन तुम्हारा, नॉन कांस्टेंट है, वैसे ये बात मैंने दो बार रिपीट कर दी इसके अंदर, यहां भी लिख दिया, अगर एक फंक्शन नॉन कांस्टेंट है एंड ऑन ए, अंदर भी, और वो एनालिटिक भी है, उस क्लोज्ड कर्व के अंदर भी, मान लो क्लोज्ड कर्व के ऊपर तुम्हारा फंक्शन जो है ना, इसके ऊपर भी बाउंड एनालिटिक है, यहाँ पे भी फंक्शन एनालिटिक है, और इसके अंदर भी एनालिटिक है, अंदर का भी कोई भी पॉइंट उठाओगे वहां भी एनालिटिक है, और जो तुम्हारा फंक्शन है ना वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, नॉन कांस्टेंट की बात हो रही है, मैं ये लाइन यहाँ से हटा देता हूँ, नॉन कांस्टेंट की बात हो रही है, फंक्शन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ना, इस बाउंड्री के ऊपर मिलेगी, अंदर नहीं मिलेगी, इस बाउंड्री के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तुम्हें। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एक क्वेश्चन दूं तुम्हें, मैं कहूं कि if fz is equal to e raised to the power z on mod of z is equal to 5, then find maximum value of, mod of e raised to the power z।
बताओ क्या होगी, क्या मैं ये कहूँ फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड, क्या होगी बताओ। तो ये नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, एक तुम्हें क्लोज्ड कर्व दिया है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी बोलो। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, बाउंड्री के ऊपर। बाउंड्री के ऊपर जेड क्या है, बाउंड्री के ऊपर जेड की वैल्यू 5 है, बाउंड्री के ऊपर जेड की वैल्यू क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल है 5 यूनिट का, तो जब इस बाउंड्री के ऊपर की बात करोगे तो उसके ऊपर जेड की वैल्यू 5 होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिर इसके अंदर जेड की वैल्यू 5 रख देंगे, ये रेस टू द पावर 5 हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो तुम्हें कहाँ मिलेगी, बाउंड्री के ऊपर मिलेगी, बस इतनी सी बात कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरा क्या कहता है, मिनिमम मॉडुलस थ्योरम, सेम चीज मिनिमम मॉडुलस थ्योरम में कहता है, क्या कहता है, कहता है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक, अगर एफ जेड तुम्हारा एनालिटिक है एंड एफ जेड एनालिटिक है और वो आइडेंटिकली जीरो नहीं है, यानी कि वो पूरे पूरे पे जीरो नहीं है, सारे डोमेन पे जीरो नहीं है, ऑन एंड इनसाइड, ऑन एंड इनसाइड ऑन ए क्लोज्ड कर्व टी, ठीक है, तो कहता है कि देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो फिर सेम बात है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ जेड जो होगी, इसके मॉडुलस की जो मिनिमम वैल्यू होगी विल बी एट बाउंड्री ऑफ सी, तो वो सी की बाउंड्री के ऊपर होगी। तो डी ट्रिपल एस पी 14-18 में तो 11-12 का मैक्सिमम पूछा था, 21 में ग्रेजुएशन का पूछा था, तो इस बार किस पर फोकस करें, ग्रेजुएशन का करते हैं तो फिर 11वीं 12वीं का याद नहीं रहता सर, प्लीज हेल्प। देखो पहले ये निपटाओ, ठीक है, ये ग्रेजुएशन के अंदर मैक्सिमम चीजें रटने की है, मैं फ्रेंकली बोलूँ ग्रेजुएशन के अंदर हमें ज्यादा चीजें रटनी है, क्योंकि ग्रेजुएशन के अंदर से वो कुछ ज्यादा कैलकुलेटिव चीज नहीं पूछेगा, ज्यादा टेक्निकल नहीं पूछेगा, सीधे सीधे कंसेप्ट पूछेगा, अगर सीधी सीधी चीजें तुम्हें याद है तो तुम कर दोगे, तो इसीलिए मैं पहले ये करा रहा हूँ, ये कर लो, ठीक है, फिर 11-12 की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से, फिर जब लास्ट का टाइम आए तो एक बार ग्रेजुएशन वाला सारा फिर से देखो, यही तरीका है, सारी चीज करनी है हमें, ऐसा नहीं है कि इस बार हम ये सोच के चले कि ग्रेजुएशन का ही सारा आएगा, फोकस उस पर रखो, क्योंकि मेरे को ज्यादा चांस तो लगता है कि ग्रेजुएशन का पूछेगा, है ना, नहीं पूछता है तो फिर हमारे पास वो बैकअप होना चाहिए, तो इसलिए अब ये चीजें कर ली हमने सारी की सारी, अब 11-12 पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, है ना। तो अब ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, अब ऐसा तो नहीं कह सकता मैं कि उसको छोड़ दो ये कर लो, अब याद नहीं रहता तो अब ये तो मेहनत तो करनी पड़ेगी हिमा, पहले ग्रेजुएशन का निपटा लो और फिर बाद में 11-12 का करो, ठीक है, और फिर जब लास्ट का समय बच जाए तो उसमें फिर तुम्हें रट्टे मारने हैं, रिजल्ट्स के, थ्योरम्स के, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे ग्रेजुएशन में, तो वो चीज़ें याद रखने की है, समझने की नहीं है, ज़्यादा तुम्हें समझ के क्या करना है, कुछ नहीं करना है, टीजीटी में 10वीं तक पढ़ाना होता है वैसे भी, तो कुछ उसका यूज़ नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें कॉम्पिटिशन के लिए वो चीज़ें आ रही हैं और उसका कोई तुम्हारी उसमें कोई यूज़ नहीं है, समझ रहे हो। तो आज फिर यहाँ तक कर लो, अब फिर हमारे पास सिंगुलैरिटी का एक आखिरी टॉपिक बच गया, शायद मंडे को ये मैं पूरा करा दूंगा तुम्हें, ठीक है, मंडे को हमें वो देखनी है, रेजिड्यू देखनी है और वो सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कोई और डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, बोलो। ठीक है, चलो फिर कल परसों मिलेंगे, ठीक है, फिर बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू। मैं कोशिश करूंगा कि कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला के क्वेश्चंस भेज दूं तुम्हें कुछ, ठीक है, ताकि तुम कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला के क्वेश्चंस कर लो, है ना। तो चलो कल मिलेंगे, बाय, टेक केयर, सी यू। कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला में मैं क्वेश्चन अलग से भेज दूंगा, ठीक है, बाय।